हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 15 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, became the first Indian male wrestler to qualify for 2024 पेरिस ओलंपिक्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, अमन शेरावत या फिर ये योगेश्वर दत्त। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पहले मेल रेसलर जो क्वालिफाई हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए वो है अमन शेरावत। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अमन शेरावत हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू सिक्योर अ कोटा प्लेस फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स and he achieved this feat in the men's 57 kg freestyle category during the World Wrestling Olympic qualifiers, जिसका आयोजन किया गया था इस्तांबुल, टर्की में, demonstrating his skill and determination on the international stage। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 Indian literary masterpieces have been added to UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register. Which of the following is not in the list? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जोड़ा गया है और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इस सूची में कौन सा एक शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन या फिर भगवत पुराण। आपको बताना है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सा शामिल नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसमें जो शामिल नहीं है वो है भगवत पुराण। आप यहां देख सकते हैं। So 3 Indian literary masterpieces, namely the Ramcharitmanas, Panchatantra and Sahraday Lokan, has been added to the UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register. And this inclusion underscores the importance of preserving and celebrating diverse narratives and artistic expressions that contribute to our shared humanity as stated by the Ministry of Culture. So, authored by renowned figures such as गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की है, एंड आचार्य आनंदवर्धन ने रचना की है सहृदय लोकन की। So these literary works have left a lasting impact on the readers and artists worldwide. The Indira Gandhi National Center for the Arts played an instrumental role in ensuring the addition of these literary works to the register as acknowledged by the ministry. And the inclusion of these texts occurred during the 10th meeting of the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific in Ulaanbaatar. So आप ध्यान रखेंगे इन 3 लिटरेरी मास्टरपीसेस को शामिल किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को का एम है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। वर्तमान समय में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर ऑन्द्रे ओजोलो और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं जिंग जू। सो यूनेस्को ऑपरेट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the esteemed annual investment required to have agri-food emissions by 2030 according to the World Bank report? यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक
की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिए आवश्यक अनुमानित वार्षिक निवेश कितना है? आपके ऑप्शंस हैं $130 बिलियन, $260 बिलियन, $500 बिलियन या फिर $390 बिलियन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसकी जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है $260 बिलियन। आप यहां देख सकते हैं। So, according to the World Bank report, an annual investment of rupees $260 billion is required to halve agri-food emission by 2030. And this investment is crucial to achieve net zero emissions in the agri-food systems by 2050. And the report also suggests that this investment is twice the amount spent on the agricultural subsidies. So, replacing a quarter of India's 8.8 million diesel irrigation pumps with solar pumps would reduce agri-food emission by 11.5 million tons annually. And this reduction surpasses the combined global emission prevented by electric vehicles and solar panels in 2020. So, ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। इसके साथ ही इसको एस्टैब्लिश किया गया है अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमीत गिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian company is planning to set up a first of its kind human-centric AI Center of Excellence in France? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी भारतीय कंपनी फ्रांस में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। आपको बताना है कि ऐसा काम करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी है। आपके ऑप्शंस हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो या फिर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप यहां देख सकते हैं। सो द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज अनाउंस्ड the establishment of Global Artificial Intelligence Center of Excellence in Paris, France, during the Choose France Summit hosted by the President Emmanuel Macron. And the AI Center will be located at the TCS Spaceport in the La Défense area of the Paris, becoming the 7th facility in the TCS Global Space Network. The center aims to bring the best global capabilities to French companies and tap into France's deep talent base in design and engineering. And it will also focus on developing advanced technologies in the human-centric AI, aligning with France's national strategy for AI and the France 2030 plan. तो आप ध्यान देंगे AI सेंटर से संबंधित जो ये एस्टैब्लिशमेंट है इसको करेगी भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contribution in education. आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रकांत क्षतिजा, राजेश शर्मा, प्रिया पटेल या फिर मनोज कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
सो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, इससे सम्मानित किया गया है चंद्रकांत सतीजा को। आप यहाँ देख सकते हैं। So he is the founder and CEO of the Chandra Admission Consultants, was honored with the Global Excellence Award 2024 for his outstanding contributions to education. And the award recognized him as the most trusted admission consultant in the Vidarbha region and was presented during a grand event at Sahara Star Hotel in Mumbai on 12th of May. So Satisha has over 21 years of experience in providing education, career counseling, and admission guidance services. His deep commitment to these fields has garnered him considerable trust among parents, not only in the Vidarbha region but also in the adjoining cities of the Chhattisgarh and Madhya Pradesh. So आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है चंद्रकांत सतीजा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country recently won the 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडिया, चाइना या फिर मलेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में इसको जीता है जापान ने। आप यहाँ देख सकते हैं, Japan secured their first Sultan Ajlan Shah Hockey Trophy by defeating Pakistan by 4-1 in the penalty shootout, and the final match held at the Ajlan Shah Stadium in Malaysia on 11th of May. So this victory marked Japan's maiden title in the tournament, and Pakistan, making its 10th final appearance, has previously won the trophy thrice. In the 30th Sultan Ajlan Shah Trophy, Japan clinched the top spot, followed by Pakistan and Malaysia. So सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो ये एक एनुअल इनविटेशन इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जिसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। It began in 1983 as a biennial contest. So the tournament became an annual event after 1998. Following its growth and popularity. आपने देखा कि इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। वर्तमान समय में जो विजेता कंट्री है वो है जापान, और सबसे ज्यादा बार टाइटल्स जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड लॉन्ग टर्म डील फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशंस? आपसे पूछा जा रहा है, भारत और किस देश ने मिलकर चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर इराक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये समझौता हुआ है भारत और ईरान देश के मध्य। आप यहां देख सकते हैं। So India and Iran have signed a long-term deal for Chabahar port operations, and the two countries signed a long-term deal to operate the Shahid Beheshti port terminal. So Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal led the Indian delegation to Iran, and he saw the signing of a new 10 years deal between Indian Ports Global Limited and the Ports and Maritime Organization of Iran. So under this deal, Indian Ports Global Limited will operate the port of the duration of the contract. So after the end of 10 years period, India and Iran would further extend their cooperation in चाबहार। तो 10 साल का ये अग्रीमेंट हुआ है चाबहार पोर्ट ऑपरेशन से संबंधित इंडिया और ईरान के मध्य। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।